तो चलिए पहले समझते हैं मानव रक्त होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। तो हमारे भार का लगभग 7% हमारा खून होता है और एक वयस्क मनुष्य में आमतौर पर औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना आधा लीटर रक्त कम होता है। और महिलाओं में क्या होता है, जैसे मनुष्यों में 5 से 6 लीटर रक्त मिलता है तो महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है आमतौर पर। तो ये भी साथ में आप याद रखिए, इसके ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना है। तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो चलिए समझते हैं ब्लड की संरचना। तो रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है और रक्त कोशिकाएं 45% भाग होता है रक्त का। और रक्त कोशिकाओं के आगे 3 भाग होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा भाग प्लेटलेट्स से होता ही है। तो पहले हम इसको समझने से पहले हम रक्त की संरचना समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, रक्त के मुख्य 2 कौन से भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो ये हैं रक्त कोशिकाओं के तीनों भाग, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा मैं आपको भी समझाऊंगा आगे। प्लाज्मा के जो है ना 90% भाग पानी होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट दिखता है और इस प्लाज्मा के साथ ये मिलके ये तीनों ब्लड को बनाते हैं। तो ब्लड हमारा लाल कलर का दिखता है। अगर ब्लड में जैसे 55% भाग मैंने आपको बताया प्लाज्मा होता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। लाल कैसे बनता है, जब उसमें ये तीनों भाग मिल जाते हैं, वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त, ये लाल रक्त और ये प्लेटलेट्स, जब ये सब भाग मिल जाते हैं आपस में तो ये लाल रक्त का खून बनता है। तो चलिए हम समझते हैं कि करके क्या होते हैं ये। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। यह रक्त का अजीवत तरल भाग होता है। इसमें मुख्यतः 90% भाग इसमें जल होता है, मतलब प्लाज्मा का 90% भाग पानी होता है। जो बचा 10% भाग वो प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होते हैं। तो प्लाज्मा किन 2 भागों से बना है, 90% भाग इसका जल होता है और 10% भाग प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होते हैं। तो इसका कार्य क्या है, तो प्लाज्मा ताप नियंत्रित करता है, मतलब शरीर का जो टेम्परेचर है वो प्लाज्मा कंट्रोल करता है और घाव भरने में भी यही काम आता है। और साथ में आप ये भी नोट कर लें कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त में थक्का जमाने में सहायता होता है। तो रक्त में थक्का क्या होता है, थक्का यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, जब हमारे किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो जब हमारा खून बहता है तो 2-3 मिनट के बाद खून बहना रुक जाता है, यानी रक्त जम जाता है। तो वो किस कारण जमता है, तो इसी प्रोटीन के कारण, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ही हमारे रक्त का थक्का बन जाता है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो हमारा खून बहता ही रहे, जमे ही ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए, आप इसको जरूर याद रखें। तो आपको मैं इसको याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कैसे याद रखेंगे। आप फाइब्रिनोजन पे ध्यान दें तो इसे आप फ्रिज से रिलेट करें। फ्रिज, तो आपको पता है फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो बर्फ़ में जम जाती है। तो इसी तरह जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये भी रक्त को थक्का जमा देता है। तो आप इसे फ्रिज से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा हो गया। अब हम रक्त कोशिकाओं के तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं ये हमारे खून में 90% होती हैं। मतलब जो लाल रक्त कोश आरबीसी है, ये जो लाल रक्त कोशिकाओं का 90% होता है ब्लड में। और तो इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ टाइम 2 से लेके 120 दिन तक। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, यानी ये ख़त्म कहाँ पर होते हैं, तो ये प्लीहा में ख़त्म होते हैं, जो कि हमारे यकृत में होता है। तो प्लीहा के रिलेटेड भी आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। तो जो ये प्लीहा होता है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाकर ये इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये 2 फैक्ट हैं प्लीहा के रिलेटेड। इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं आरबीसी और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी यहीं पर जाके ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है और कब्रिस्तान भी इसे ही कहा जाता है। तो चलिए इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं आरबीसी के कौन कौन से हैं। तो आरबीसी के मुख्य कार्य हैं कि यह शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये इसके मुख्य कार्य हैं कि यह शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। और एक आपको इसके रिलेटेड एक
इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ कि सोते वक्त आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। जब हम सोते हैं तो जो आरबीसी की मात्रा है ये 5% कम हो जाती है। तो आरबीसी की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं हमें? तो मुख्यतः 2 रोग होते हैं, एक तो अनीमिया और एक पीलिया। ये 2 रोग हमें आरबीसी की कमी के कारण हो जाते हैं। तो आरबीसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसी के कारण हमारा जो ब्लड है वो लाल रंग का दिखाई देता है। यही वो प्रोटीन है जिसके कारण हमारा खून जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो चलिए, आपने आरबीसी को समझ लिया, तब आगे हम समझते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये रक्त में सबसे कम होती हैं और इनका जीवन काल भी 2 से लेकर 4 दिन तक का होता है और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। आप रिलेट करके चलें, इससे ही आपको याद रहेगा। और इनकी मृत्यु रक्त में यानी ब्लड में ही हो जाती है। तो इसके कार्य समझ लेते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है और घाव को भरना। ये 2 मुख्य कार्य हैं इसके। और इसकी कमी के कारण क्या होता है? अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए हमारे ब्लड में तो हमें एड्स हो सकता है और ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने श्वेत रक्त कणिकाएं पढ़ लिया, अब देखेंगे प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं इन्हें सेल भी कहते हैं। तो इस सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो आप एक बात को नोट कर ही रहे होंगे कि तीनों चीज़ों का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी हमारे बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। और एक साथ में इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप डेंगू और चिकनगुनिया ये प्लेटलेट की संख्या की कमी होने के कारण होता है। जब हमारे शरीर में से 1.5 लाख से कम सेल हो जाते हैं यानी 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो हमारे शरीर को डेंगू हो जाता है। और डेंगू आपको पता है किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है हमें। तो आशा करता हूँ आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को समझ आया होगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप देख ही रहे हैं कि आरआरबी में पूछा क्वेश्चन, तो उनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। चाहे लाल रक्त कणिकाएं हों, चाहे श्वेत रक्त कणिकाएं हों, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपको मैंने बताया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना तक होता है? तो 120 दिन तक होता है इनका जीवन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी को कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। इसे ही साथ में ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की कब्रिस्तान तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीसी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जैसे मैं आपको पीछे बताया। और ब्लड बैंक भी इसी को कहा जाता है, किसे? प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। तो ये आरबीसी का ही मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? कौन सा रक्त बैंक कहलाता है मानव शरीर? प्लीहा। ये यूपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? मतलब एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो औसतन मात्रा कितनी होती है? 5 से लेकर 6 लीटर तक। और अगर महिलाओं का पूछ लिया जाए तो महिलाओं में 5 से 6 लीटर में से आधा लीटर कम होता है। यानी आप इतना कह सकते हैं कि 5 से कम ही होता है, 4.5 लीटर तक, मैक्सिमम 4.5 लीटर तक उसमें आएगा ऑप्शन, 4.5 लीटर से नीचे तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जब भी हीमोग्लोबिन, आपको यह याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आरबीसी का क्या कार्य था? ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। तो वही उसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कब की और ये कितने तरह के होते हैं। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी।
और इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की और इसके 30 साल बाद सन 1930 ईस्वी में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं इनके बारे में। तो अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहली वीडियो को जरूर देखकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें कुछ टर्म है जैसे लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, ये सब मैंने पहली वीडियो में ही बताया है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। इसलिए इसका पहला पार्ट जरूर देखें पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलता है ब्लड ग्रुप। तो मनुष्य की रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर ही मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताता हूँ कि ऊपर जो कुछ लिखा है इसका मतलब क्या है और कैसे पता चलता है ब्लड ग्रुप। तो आप ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं ये आरबीसी है, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये जो ब्लू डॉट है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये एंटीजन ए है। ये ग्रीन डॉट ये एंटीजन बी है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे पता चलता है ब्लड ग्रुप। तो जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिन लाल रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए, यानी जिसे मैंने ब्लू डॉट से डिनोट किया है, एंटीजन ए पाया जाता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए ग्रुप होता है। और जिन लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। और जिन रक्त कणिकाओं में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी ग्रुप। और ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जिस लाल रक्त कणिका में यानी आरबीसी में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ग्रुप। तो जिस लाल रक्त कणिका में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ ग्रुप। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। एक तो होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। ये दोनों ही हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो पहले हमने एंटीजन को समझा, तब एंटीबॉडी को समझ लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? तो किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? हाँ, लाल रक्त कणिका में, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है इसको एंटीबॉडी कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है? यह भी एंटीजन की तरह 2 ही प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसके कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, ये एक ब्लड में दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए सेम है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते ब्लड में, और ना ही एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, अपोजिट हो सकता है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी एक ब्लड में पाए जाएं, पर सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये देखा, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको अत्यधिक चिपचिपा बना देते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है और जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो ब्लड होता है सारा रक्त नष्ट हो जाता है। तो सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड में नहीं पाए जा सकते। ये ध्यान रखने योग्य बात थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें कि RH फैक्टर क्या होता है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो RH तत्व या RH फैक्टर सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर, इससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। तो RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने वीनर के साथ मिलकर की। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, लैंडस्टीनर और वीनर, दोनों ने RH फैक्टर की खोज की। तो ये एक प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था। इस एंटीजन का पता कैसे लगा? तो इन्होंने रीसस बंदर इस तत्व का पता लगाया, रीसस बंदर से इस तत्व का पता लगाया, इसीलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। कैसे? इन्होंने रीसस प्रजाति के बंदर से इसका फैक्टर का पता लगाया था। तो उसके पहले 2 अक्षर आप देख ही रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, उसी से इसका नाम RH फैक्टर पड़ा। तो अब आगे देखते हैं। पहले हमने देखा कि ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, तब हम अब RH फैक्टर से क्या पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप, आप देखते होंगे किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, तो किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए नेगेटिव। तो इसका पता किससे चलता है? RH फैक्टर से पता चलता है। कैसे? तो चलिए मैं आपको इस डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो RH फैक्टर क्या होता है? जिस लाल रक्त कणिका में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा।
और जिस लाल रक्त कणिका में RH फैक्टर अनुपस्थित होता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। मतलब जिस ब्लड ग्रुप में जिस RBC में RH फैक्टर होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस RBC में RBC में RH फैक्टर अनुपस्थित होगा यानी एब्सेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि दुनिया भर की जितनी भी आबादी है लगभग 85% आबादी पॉजिटिव, मतलब उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और लगभग 15% आबादी में RH फैक्टर नेगेटिव पाया जाता है। मतलब दुनिया भर की आबादी के जो 85% लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और 15% लोगों का ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो चलिए अब आप देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। अक्सर स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं, मैं आपको ये भी कवर कराता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस, इसे ये क्या होता है मैं ये आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव, जो भी मैंने आपको RH फैक्टर बताया कि अगर जो पिता का ब्लड होता है RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH माइनस यानी नेगेटिव हो, ये मैं सीधा साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ कि अगर पिता का जो खून है वो पॉजिटिव हो और जो माता का ब्लड ग्रुप हो वो नेगेटिव हो, तो जो उनसे जन्म लेने वाली संतान होती है, शिशु, उसकी मौत या तो गर्भावस्था में ही हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद हो जाती है। मतलब अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो जो उनसे जन्म लेने वाली संतान है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी गर्भ में ही हो जाती है, या तो गर्भ में हो, अगर वो शिशु हो भी जाता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, ये तो इनका RH पॉजिटिव और नेगेटिव होना ही है, पर जो उनसे जो पहली संतान जन्म लेती है वो तो सर्वाइव कर जाती है, पर जो उसकी बाद की संतानें होती हैं उनकी मौत हो जाती है। मतलब अगर पिता का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव हो और माता का ब्लड RH नेगेटिव हो तो उनसे जन्म लेने वाली जो पहली संतान है वो सर्वाइव कर जाएगी, मतलब वो जीवित रहेगी, लेकिन उसकी बाद की जितनी भी संतानें हैं वो सभी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाले जो विवाह की जोड़ी है वो उपयुक्त नहीं होती। मतलब पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव की जो जोड़ी होती है वो उपयुक्त नहीं होती विवाह के लिए। आगे देखते हैं रक्त समूह। तो जो रक्त समूह O है, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप O है उसे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अभी मैंने आपको पीछे बताया इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो जो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप O है वो चाहे A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी, B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी और AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति? O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। इसको क्या कहा जाता है? इसे सर्वग्रहता यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिस कारण ये सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो, वो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण दूसरे व्यक्ति के ब्लड से जब दूसरे व्यक्ति से ब्लड लेता है ये व्यक्ति, तो इसमें कोई रक्त का थक्का नहीं बनता, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है। इसे सर्वग्रहता कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अब मैं आपको इस डायग्राम से बताऊंगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे रक्त दे सकता है। तो आप इस डायग्राम से समझिए, जो मैंने ये लेफ्ट में बनाए हैं ये डोनर है, मतलब ये व्यक्ति अपना खून डोनेट कर रहे हैं, और ये जो राइट में है ये इनसे प्राप्त कर रहे हैं, ये रिसिप्टर है। तो चलिए देखते हैं। पहले O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये किससे किससे खून दे सकता है? मैंने आपको जैसा समझाया, O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन होता है? सर्वदाता। ये सभी को ब्लड दे सकता है अपना, चाहे A को हो, B को हो, AB को हो और O को हो। नेक्स्ट देखते हैं A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये किसे किसे अपना रक्त दे सकता है? A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट देखते हैं B ब्लड ग्रुप, ये किसे किसे दे सकता है अपना रक्त? तो ये B को दे सकता है अपना रक्त और AB को। नेक्स्ट देखते हैं AB ब्लड ग्रुप, तो AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना रक्त दे सकता है, लेकिन इसे सर्वग्रहता भी कहते हैं। तो ये सभी से अपना रक्त ले सकता है, मतलब ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन दे केवल किसको सकता है? केवल AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि कौन व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है और किससे रक्त दे सकता है। कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स की खोजकर्ता कौन है? तो जैसा कि हमने पढ़ा, इसके खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर का पता लगाया। तो RH फैक्टर का पता किसने लगाया? मैंने आपको बताया लैंडस्टीनर और वीनर दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर RH फैक्टर का पता लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि IAS में भी 1995 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो
मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो, RH पॉजिटिव अगर पुरुष यानी पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो तो वो जोड़ी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे अगर ये इनका शादी हो भी जाए, इनका विवाह हो जाए, तो जो इनसे पहली संतान होगी वो तो जीवित रहेगी, लेकिन जो आने वाली संतानें हैं वो जीवित नहीं रहेंगी। इसलिए ये ब्लड ग्रुप विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता। कौन सा? RH पॉजिटिव पुरुष में और RH नेगेटिव महिला में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो कौन सा ऐसा रुधिर है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ये कौन सा ग्रुप है? AB ग्रुप। और AB ग्रुप को क्या कहते हैं? सर्वग्रहता, यानी ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो कौन सा रुधिर वर्ग है? हाँ, O ब्लड ग्रुप। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए ये सर्वदाता कहलाता है, यानी सबको ये ब्लड दे सकता है। इस ग्रुप वाला व्यक्ति सबको खून दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो रिसस नामक बंदर से। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बंदर। RH फैक्टर का संबंध बंदर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहा जाता है, इसका कारण है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये रोग है जिसमें ये विवाह की जोड़ी उपयुक्त भी नहीं है। कौन सा? जिसमें पिता का ब्लड हो RH पॉजिटिव और महिला का ब्लड हो RH नेगेटिव। इसी को ये इरेथ्रोब्लास्टिस फिटलिस भी कहते हैं, और यही जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त भी नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह वाला O वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो मतलब जिसका ब्लड ग्रुप O है वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है? तो केवल O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही खून ले सकता है। लेकिन ये दे सबको खून सकता है क्योंकि इसे सर्वदाता कहा जाता है। देने के टाइम ये ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है, पर लेते वक्त केवल अपने ही ब्लड ग्रुप से ये खून ले सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं? तो सर्वग्रहता रक्त समूह किसे कहते हैं? AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये सबसे खून ले सकता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वदाता और सर्वग्रहता, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्रहता है। तो इसे आप याद रखें। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कोशिका के बारे में, यानी सेल के बारे में। तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका यानी कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो जितने भी मनुष्य हैं उनका शरीर एक सेल या बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया और इसकी खोज कब किसने की। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। पर याद रखने योग्य बात यह है कि इन्होंने मृत कोशिका खोजी थी, पर जीवित कोशिका किसने खोजी थी? तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। तो चलिए अब समझ लेते हैं आगे कुछ कोशिका के मुख्य भाग। तो मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ, ये जो कि आगे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका पहले समझ लेते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है, और यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी जीव जंतु कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यही डिफरेंस क्रिएट करती है, बाकी सब सेम होता है इनका स्ट्रक्चर सेल का। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम से। सेल का स्ट्रक्चर क्या है पहले ये हम देख लेते हैं। तो ये जंतु कोशिका का सेल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कोशिका झिल्ली है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति इनमें डिफरेंट क्रिएट करती है, बाकी हर चीज़ें सेम होती हैं। तो हम चलिए इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि सेल का डायग्राम क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो आप देख ही रहे हैं ये एक सेल की संरचना है, इसके हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं केंद्रक। ये आप देख रहे हैं ये केंद्रक है। दूसरा इसका भाग है गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी कॉय भी कहते हैं। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं
ये गोल्जी बॉडी है। तीसरा इसका मुख्य भाग लाइसोसोम, ये आप देख रहे हैं, ये लाइसोसोम है। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले आप इसको एक बेसिक इसका आप जानकारी ले लिए कि सेल के कौन कौन सा भाग कौन है, उसके बाद में हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये भरा हुआ जो इसके अंदर है सारा, ये कोशिका द्रव्य है। और ये जो बाहर का आवरण है ये वाला पूरा, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ये किस में होती है, जंतु कोशिका में। अभी ये अगर पादप कोशिका होती तो यहाँ पर क्या लिखा होता, कोशिका भित्ति, बस, बाकी सब वही होता। उसके बाद देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं, राइबोसोम। नेक्स्ट भाग इसका देख लेते हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसका हर एक चीज़ को डिस्कस करना चाहें तो एक एक चैप्टर बन जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ अपने एग्जाम के पर्पज़ से मैं आपको वही टॉपिक कराऊंगा, मतलब उसी भाग को कराऊंगा जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए हम इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके मुख्य भाग को डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कोशिका नाभिक यानी सेल न्यूक्लियस। तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। आपको रॉबर्ट हुक से और रॉबर्ट ब्राउन से कंफ्यूजन नहीं होना। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है, कोशिका नाभिक की। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के भीतर सभी कार्यों का संचालन करना। जैसे हमारा हार्ट होता है, सभी हमारे बॉडी के पार्ट्स को संचालित करता है, वैसे ही इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के भीतर सभी कार्यों का संचालन करना। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्रा ने। तो अब मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी, और चिंपैंजी में 24 और बंदर में 21। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। तो चलिए देखते हैं इसकी खोज किसने की, गार्नियर ने सन 1897 में। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी नलिकाएं लगी होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम। छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो राइबोसोम कहलाती हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना। तो मैं आपको बता दूं, जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये सेल में जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उसका आगे संचरण करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो चलिए अगले भाग को समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है ये भी सेल का। तो इसकी खोज किसने की, अल्टमैन ने। कब की, सन 1886 ईस्वी में की थी। याद रखने में योग्य बात यह है कि इसकी खोज तो 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने की, पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी खोज अल्टमैन ने की पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो इसका मुख्य कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका मुख्य कार्य कोशिका के भीतर श्वसन और एटीपी का निर्माण करना है। तो कोशिका के भीतर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन और एटीपी का निर्माण करना है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको एडिशनल कुछ बातें बता देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें डीएनए की संरचना भी पाई जाती है, डीएनए की संरचना भी पाई जाती है और इसके अंदर राइबोसोम इसके अंदर भी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, गोल्जी कॉइल यानी गोल्जी बॉडी। तो इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे। आजकल एग्जाम में वैज्ञानिकों के वो भी पूछ लिया जाते हैं कि वो कहाँ के थे, इसलिए मैं आपको साथ साथ ये भी कवर करा देता हूँ कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का था। तो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ये इटली नामक वैज्ञानिक थे। तो गोल्जी कॉइल का क्या कार्य है, प्रोटीन का स्राव करना। तो मैं आपको बताता हूँ राइबोसोम का क्या कार्य था, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन के निर्माण के बाद वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो ये गोल्जी काय होते हैं ये प्रोटीन का स्राव करते हैं, मतलब प्रोटीन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका स्राव करते हुए ये कहाँ तक जाता है, लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, वहाँ से ये गोल्जी कॉइल में आता है, गोल्जी कॉइल से ये आगे लाइसोसोम में चला जाता है।
तो इसका मुख्य कार्य क्या है गोल्जी कोशिका? प्रोटीन का स्त्राव। तो चलिए इसका नेक्स्ट भाग देख लेते हैं। लाइसोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इसकी खोज किसने की? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना। यहाँ से प्रोटीन का स्त्राव यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? पाचन होता है। और इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड वेसिकल। तो क्यों कहा जाता है आत्मघाती थैली? तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से प्रोटीन का स्त्राव यहाँ पर होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करना। तो इसमें ये आप देखिए रहेंगे, ये काफ़ी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें काफ़ी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सभी अपशिष्ट पदार्थों का भी पाचन करते हैं। तो जब इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थों की थैलियाँ होती हैं, ये ब्लास्ट कर जाती हैं। ब्लास्ट करने के बाद जब पाचक एंजाइम इन्हें भी पाचन कर लेते हैं तो फैल जाते हैं, जिसके कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब हमने सेल को कवर कर लिया, तो जो एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी मैं कवर कर देता हूँ। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होता है? तो लवक, जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं, ये सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। अब इसमें कंफ्यूज ना होना है, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी कोशिका है और ये सबसे बड़ा कोशिका अंग यानी कोशिका का अंग है। ये कोशिका है, ये सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। तो सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? लवक यानी प्लास्टिड्स। सबसे छोटा कोशिका का अंग कौन सा है? राइबोसोम। गोल्जी कोशिका का प्रमुख कार्य क्या है? मैंने आपको बताया कि गोल्जी कोशिका का प्रमुख कार्य क्या था। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, गोल्जी कोशिका से क्या होता है? प्रोटीन का आगे स्त्राव होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ स्त्रावी। तो गोल्जी कोशिका का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम यानी कोशिका का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका की और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। तो सबसे सर्वप्रथम पूछा गया, तो कौन आंसर कौन सा होगा? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये श्वसन और एटीपी का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन ही नहीं होगा तो सेल जीवित कैसे रहेगा? तो इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? मैंने आपको बताया था प्लास्टिड, जिसे लवक कहते हैं। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो आप अभी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले सारे टॉपिक कवर करा दिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं साइंस के सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी साइंस के हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इससे पहले भी मैंने ब्लड के दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। अगर यहीं पर जंतु कोशिका पूछ लिया जाता तो कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण कोशिका झिल्ली और पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन से कहलाता है? आपको मैंने बताया था लाइसोसोम। क्यों लाइसोसोम क्यों कहलाता है? मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पर पाचक एंजाइम होते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थों के जब ब्लास्ट हो जाता है जिस कारण से लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण कहाँ पर होता है आप बताइए? तो राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद ये गोल्जी कोशिका में क्या होता है? प्रोटीन का स्त्राव होता है जो आगे लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम में पाचन होता है। ये याद रखने योग्य बातें, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मैंने वीडियो को शुरू में ही आपको बताया था किसकी उपस्थिति के कारण। हाँ, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की ही उपस्थिति के कारण हमें फर्क पता चलता है कि कौन सी पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। अगर वो जंतु कोशिका होगी तो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी।
अगर उपादक कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यह इसका आखिरी क्वेश्चन है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतःप्रद्रव्य जालिक यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आपने देखा होगा, ये देखिए डायग्राम में जो नीचे वाला भाग है ये झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल है, और इसमें ये जो डो डो डाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, राइसोसोम कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।